नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अहम केस ब्रॉडशीट केस जिसके बारे में आप लोग बहुत सुन रहे होंगे। एक तो उसका हिस्सा ये है कि जी जिस तरीके से ब्रॉडशीट केस में जो जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं उसमें उनकी क्या उनका इंटरेस्ट था, उनकी क्या ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने क्या लॉस किया, उनके ऊपर करप्शन के क्या चार्जेस हैं, किन लोगों की करप्शन पकड़ी गई, किन को इन्वेस्टिगेट किया गया और क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये एक अलग बात है। इसको किसी और वक्त हम बात करेंगे। लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिसमें करोड़ों डॉलर्स का पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तानी कौम का नुकसान हुआ है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी बन गई है और वो कमेटी ब्रॉडशीट के हवाले से इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर वो मंजर आम पे लाएगी। हुकूमत ने वो कमेटी बनाई है और उस कमेटी के जो सरबराह हैं वो जनाब जस्टिस अजमत सईद साहब हैं, जिनके बारे में सारे लोग जानते हैं कि वो एक बड़े नामी गिरामी जज सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनको ये करना चाहिए, ये जो आपके कमेटी की सरबराही है और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर मुतज़ाद राय। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अजमत सईद साहब को फौरी तौर पर इस कमेटी से रिज़ाइन कर देना चाहिए और उनको इस कमेटी में इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए। और इसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि जब मुशर्रफ साहब ने आपको अपॉइंट किया नैब में, तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की हैसियत से आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप मियां नवाज शरीफ साहब के और अपोजिशन के जो लोग हैं उनकी असासे और उनकी जो भी करप्शन है उसको आप डिग आउट करें, निकालें। इसका मतलब है आपको एक टारगेट किया गया था इनके खिलाफ, जो आपने उस पर काम भी किया। तो उस हैसियत से भी आप जो है एक मुतनाज़ा शख्सियत बनते हैं और कि जी आप जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के हुक्म पर नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मियां नवाज शरीफ साहब की और अपोजिशन के लोगों की इंक्वायरी मसलन उनको डिग आउट कर रहा था, उनकी करप्शन, उनके असासे ढूंढ रहा था, वो शख्स इसकी इंक्वायरी करेगा। तो एक तो फैक्टर ये है कि इस बुनियाद पर आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो एक अहम फैक्टर है वो ये है कि जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लोगों का कहना है कि उस नुकसान में आप भी हिस्सेदार हैं, यानी आपकी वजह से भी नुकसान हुआ है। तो अब अगर आप ब्रॉडशीट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ब्रॉडशीट में जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन है, तो जब आप पर वो ज़िम्मेदारी डाली जा रही है तो आप वो ज़िम्मेदारों को ढूंढने के लिए अपने आप को कैसे पेश करेंगे। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे कि जब आप ज़िम्मेदार हैं, ज़िम्मेदारी डाली जाती है कि इस करोड़ डॉलर में जो हुआ है नुकसान उसके आप भी ज़िम्मेदार हैं। तो अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप ही एक रुकनी जज हैं, एक ही कमेटी है, तो बताइए आप कैसे जस्टिस कर सकेंगे और अपनी जो आपकी गलती है उसको आप सामने पेश करेंगे कि जनाब मेरी वजह से मेरे वजह से भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो इस बुनियाद पर भी आपको नहीं करनी चाहिए। तीसरा जो एक अहम पॉइंट है वो ये है कि बदनाम ज़माना व्हाट्सएप मैसेज, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नाम मांगे थे आपके SECP से, स्टेट बैंक से, FBR से, उनसे भी मांगे थे नाम कि आप लोग ये नाम अपने अच्छे ऑफिसर्स के दीजिए ताकि वो असिस्ट कर सकें। तो ये जो व्हाट्सएप मैसेज जो वो के ज़रिए ये गया था उसमें अजमत सईद साहब का नाम आता है। ये पनामा केस के हवाले से था, GIT जो बनाई जा रही थी। तो जब आप उस केस में व्हाट्सएप मैसेज बदनाम ज़माना में आप इन्वॉल्व हैं उस पनामा के केस में, तो ये बताइए। और फिर उसमें जो ऑफिसर्स आए उनसे आपका रिलेशन इस्टेब्लिश होता है और आपने काम भी किया हुआ है। तो ये फैक्टर्स है जिसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ, ये तीसरा फैक्टर्स है जिसकी बुनियाद पर आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि आप खुद पार्टी के तौर पर नज़र आते हैं। अच्छा, चौथा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जी आपने अटॉर्नी जनरल, चौथा पॉइंट ये आता है कि अजमत सईद ने जो है वो पनामा केस में आप सुप्रीम कोर्ट के जज थे और सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से आपके बहुत सारे रिमार्क्स हैं और वहाँ जो फ़ैसला है उसे मुतनाज़ा फ़ैसला कहा जाता है। आज भी वो फ़ैसला कहा जाता है कि आपने बुलाया किसी चीज़ पे और सज़ा जो है वो किसी और चीज़ पे दे दी। तो इस बुनियाद पर अजमत सईद उसका हिस्सा थे,
पनामा का जो फ़ैसला हुआ है मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उस फैसले के ऊपर लोगों का ख्याल है, जो लॉ से रिलेटेड लोग हैं वो ये समझते हैं कि अजमत सईद साहब एक पार्टी के एसेस से थे। उनकी जो स्टेटमेंट है, जो उनकी बातें थी, जो उनका फ़ैसला है, वो इनके ख़िलाफ़ बनता है, इसलिए वो मुतनाज़ा हैसियत रखते हैं, तो उनको शामिल नहीं होना चाहिए इस ब्रॉडशीट में, क्योंकि फिर वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं तो फिर सामने नवाज शरीफ नज़र आएंगे उनको। और पांचवी जो चीज़ थी वो ये कि अटॉर्नी जनरल जो थे औशतरफ साहब जो है, उससे अजमत सईद साहब ने जिस तरह की बातें की उससे ये अंदाज़ा होता है, वो बातें आपको पता ही है कि जी जब उन्होंने साकिब निसार से जाके व्हाट्सएप और दूसरी चीज़ों की शिकायत की थी तो अजमत सईद साहब ने अटॉर्नी जनरल को फ़ोन करके कहा था कि तुम्हें मुकदमा लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो बहुत सारी बातें की थी, मैं बस इतना कह के आगे निकल चाहता हूँ। तो इसका मतलब है कि अजमत सईद साहब एक जज के हैसियत से नहीं, एक पार्टी के हैसियत से काम कर रहे थे। तो इन पॉइंट्स की बुनियाद पर ये कैसे मुमकिन है कि आप जो है वो जस्टिस कर सकेंगे, ये कैसे मुमकिन है कि आप सही इंक्वायरी कर सकेंगे, ये कैसे मुनसिफ है, कैसे मुमकिन है कि आप इंसाफ कर सकेंगे इन तमाम लोगों के साथ, क्योंकि माजी में आपकी ये पोजीशंस रही है और आप एक मुतनाज़ा जज की हैसियत से आज पहचाने जाते हैं। और बदकिस्मती से हमारे इस वक्त आप जो इसका हिस्सा बनाए गए हैं और आप अभी तक इस कमेटी में मौजूद हैं, हालांकि आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात और आए हैं जिनका मैं ज़िक्र करना नहीं चाहता, लेकिन ये 5 बड़ा बेसिक जो है वो पॉइंट्स है। दानियाल अजीज़ का फ़ैसला भी आता है और लोगों का भी फ़ैसला आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये 5 ऐसे बातें हैं जिसकी बुनियाद पर हर आम व ख़ास ये बात कहता है कि जस्टिस साहब आप कैसे इंसाफ करेंगे, आप कैसे जो है वो सही फ़ैसला करेंगे, क्योंकि आप तो एक मुतनाज़ा शख्सियत के हैसियत से, मुतनाज़ा डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की हैसियत से, मुतनाज़ा जज की हैसियत से, मुतनाज़ा आपके शख्स की हैसियत से आप सामने आ रहे हैं। तो फिर बताइए कि आप उन्हीं चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कौन मानेगा। देखें अजमत सईद साहब, आप जो भी फैसला करेंगे, हुकूमत से भी कह रहा हूँ मैं, आपको भी और आपसे भी कह रहा हूँ, आप जो भी फैसला करेंगे ये फ़ैसला ना तो अपोजिशन मानेगी, ना इसको मीडिया मानेगा, ना इसको पाकिस्तान ना जो आपके जो वकला हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। आपको पता है उनका एहतजाज भी हमने रिकॉर्ड चुका है। तो ना वकला मानेंगे, ना कानून के लोग मानेंगे इस आपके फ़ैसले को इन बुनियादों के ऊपर, क्योंकि आप एक मुतनाज़ा जज की हैसियत से सामने आ रहे हैं, मुतनाज़ा शख्सियत की हैसियत से सामने आ रहे हैं, मुतनाज़ा ऑफिसर की हैसियत से सामने आ रहे हैं। तो कोई आपकी इस इन्वेस्टिगेशन को नहीं मानेगा अजमत साहब। और जाहिर है कि ना कानूनदान मानेंगे, ना मीडिया मानेगा, ना अपोजिशन जिनके ख़िलाफ़ आप करने जा रहे हैं वो मानेंगे, और ना पाकिस्तान की आवाम इस तरह के किसी फ़ैसले को एक्सेप्ट करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सारी बातें मीडिया में आने के बाद, सॉलिड चीज़ें सामने आने के बाद, अजमत सईद साहब फिर भी इस कमेटी से नहीं हट रहे, क्यों? ऐसा क्यों है? मतलब मैं एक जज होता, मैं इंक्वायरी कमेटी का होता, और ऐसे बहुत सारे जजेस ने फैसले छोड़े हैं, अपनी उस जगह से हट गए हैं, इंक्वायरी ऑफिसर हट गए हैं जब उन पर उंगली उठाई गई है। यहाँ तो उंगली नहीं, यहाँ उंगलियाँ उठाई जा रही हैं आप पर, लेकिन आप नहीं हट रहे अजमत सईद साहब। तो वजह क्या है? वजह यह है नाज़रीन कि ये एक एजेंडे के तौर पर कहा यह जा रहा है कि ये एक एजेंडे के साथ आ रहे हैं। इनको एक एजेंडा दिया गया है जिसकी बुनियाद पर कुछ लोगों को नामज़द करना है और कुछ लोगों को रिलीव करना है। मैं इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं बोलना चाहता है। समझदार लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को रिलीव करना है और कुछ लोगों को नामज़द करना है। और अजमत सईद साहब को एक एजेंडा दिया गया है और अजमत सईद साहब उस एजेंडे को पूरा करने के लिए जो हैं वो तैयार बैठे हैं। और अगर एक अच्छे जज की हैसियत से, एक अच्छी शख्सियत की हैसियत से अपने आप को मज़ीद मुतनाज़ा बनाने के बजाय, और उनके इस फ़ैसले को कोई नहीं मानेगा, इस चीज़ को समझते हुए अगर अजमत सईद साहब को चाहिए कि वो फौरी तौर पर रिज़ाइन करें और किसी और को मौका दें जो मुतनाज़ा शख्स ना हो, मुतनाज़ा जज ना हो, मुतनाज़ा ऑफिसर ना हो, ताकि वो जो भी फ़ैसला करे उसको अपोजिशन भी एक्सेप्ट करे, हुकूमत भी एक्सेप्ट करे और
पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम भी एक्सेप्ट करे। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने ब्रॉडशीट की इंक्वायरी किया, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया। हम तो समझ रहे थे कि शायद नोटिफिकेशन हुकूमत डिले कर रही थी, नहीं जारी करेगी, उसने कर दिया। हम समझ रहे थे कि अब अजमत सईद साहब ने इनकार कर देना, अब अजमत सईद साहब ने, जस्टिस साहब ने इनकार कर देना, लेकिन जस्टिस साहब इनकार ही नहीं कर रहे हैं, वो तो तैयार बैठे हुए हैं। हालांकि इतनी सारी बातें हो रही हैं, सब कुछ बताया जा रहा है, फिर भी वो तैयार हैं। तो हमने बताया आपको कि वो एक ख़ास तौर पर जो है एक ख़ास एजेंडे के तौर पे लोग कह रहे हैं कि वो आए हैं। एक एजेंडा ये है कि कुछ को नामज़द कर दिया जाए, कुछ लोगों को बचा लिया जाए, ब्रॉडशीट की असल हकीकत को दबा दिया जाए, जैसे कि पाकिस्तान में अक्सर होता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और व्यूज़ अपने ज़रूर दीजिए, और किसी और एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। डॉक्टर दानिश को रियल फोकस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।